अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने लाइन इंटीग्रल के कुछ थ्योरम, एक दो थ्योरम था और मैंने लाइन इंटीग्रल को वो सिंपल एक्सप्लेन किया था कि वो होता क्या और इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब जो नेक्स्ट इसका वो मैं जो अब वीडियो बनाने लगी हूँ वो इसकी लाइन इंटीग्रल के जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं बुक पे वो वाला सॉल्व करने लगी हूँ, उनको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। कुछ चीज़ों को समझ हो जाना मतलब समझ आ जाना मतलब फर्स्ट क्वेश्चन एक समझ आ जाए तो बाकी सारे समझ आते जाते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो कहते हैं इफ़ ए कोई सा भी ये एक हम लोगों को उसने वेक्टर दे दिया है जिसकी वैल्यू 3x² प्लस 6y आई कैप माइनस 14y जेड जे कैप प्लस 20x z² के कैप। इवेलुएट करो ए डॉट डी आर का क्या मतलब है, हमें पता है डी आर की वैल्यू होती है dx आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और वो कह रहा है कि फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1 मतलब जो हमारे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स भी पॉइंट 0 से 1 पे जा रहा है मतलब वेरी कर रहा है, ज़ीरो भी वाई भी चेंज कर रहा है अपने आप को और जेड भी चेंज कर रहा है अलोंग द फॉलोइंग पाथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से मतलब एक डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। वो कहता है ये एक पॉइंट है जो 0 0 0 है और ये पॉइंट है जो 1 1 1 है। ये तो वो वाले दो पॉइंट्स हैं जो हमारे पास ए और सी में जो है ना सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बी का थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है कि ये कैसे होगा। अब वो कहता है कि जब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट 0 0 0 था, अगर हम इस वाले एक्सिस पे आए तो ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ठीक है। जब हम लोग ये तीन एक्सिस होते हैं तो जेड एक्सिस को ये वाला कहा जाता है जब हम हायर क्लासेस में मतलब पढ़ते हैं। और एक्स एक्सिस जो होता है ना ये वाला होता है साइड वाला, और वाई वाई जो है उस तरफ वाला होता है। तो क्या करते हैं हम 0 0 0 से ये इसका एक्स चेंज हो रहा है तो इस 1 0 0 जैसा कि इस इक्वेशन में कहा है जो स्ट्रेट लाइन क्या है वेरी कर रही है 0 0 से 0 टू 1 0 0। तो ये हमारे पास C1 क्या है इतनी बात कर रहा है। C1 जो है 0 0 0 टू 1 0 0 तक जा रहा है। फिर वो कहता है कि 1 0 0 से हम नेक्स्ट इधर से इधर जाना है, तो इधर से इधर किस तरह जाएंगे। जो हमारा x है वो 1 इस पॉइंट पे आके x भी 1 होगा y भी 1 होगा और z एक्सिस 0 होगा। तो उसने कहा है कि जब इसको इधर से मूव करेंगे यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम C2 का नाम दे रहे हैं। इस जो हमारे पास लाइन लगाई गई है इस पॉइंट तक इसको इसने C2 का नाम दे दिया। उसने कहा यहाँ से इतना चेंज होगा। लास्ट वो कहता है कि जब हम 1 1 1 से मतलब यह है कि 0 से यहाँ तक ये हमें पता है कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ऑलरेडी था जिसको हम लोगों ने क्या किया था 1 1 1 1 1 0 टू 1 1 1 मतलब यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों वैल्यूज जो हैं एक्स वाई जेड की 1 1 1 आ रही हैं। तो ये एक डायग्राम है सिंपल समझाने के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने पेपर में ये डायग्राम वो बनानी है। बस ये है कि इसको जो है ना अच्छे तरीके से आप एक दफ़ा देख लें, इससे जो है हमें जो क्वेश्चन है उनकी समझ आ जाती है। अब सबसे पहले मैंने लिखा है फर्स्टली मैंने इसलिए लिखा कि मैं सिर्फ ये बताऊं कि जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा था कि ए डॉट डी आर फाइंड आउट करो। ठीक है, ए हमारे पास क्या है वैल्यू वो हम लोगों ने लिख देनी है जो मैंने यहाँ लिख दी। और डॉट डी आर हमें पता है किसके इक्वल होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो उसने कहा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आई डॉट आई 0 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई नहीं, तो ये सारी वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगी मतलब वैसे ही लिखती जाएंगी। ये और ये डी एक्स माइनस 14 y z को डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 20 और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 20x z² डी जेड। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई मतलब एक क्वेश्चन बन गया। अब उसने कहा है कि इसको इस इक्वेशन को लेते हुए ना हमने ये तीन क्वेश्चंस जो हमारे पास ए बी सी है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहा है। अच्छा मैंने ना सारे इकट्ठे लिख दिए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि x को t रखो, y को t² रखो और z को t³ रखो। ठीक है, जो ये इक्वेशन बनाई है इनमें क्या करो, दोबारा से सुन लो। x को क्या रखो t, y को t², z को t³।
जब ये 3 टर्म्स रखोगे तो हमारे पास जब डी एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन का जब एक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब डी एक्स भी चेंज होगा। अगर वाई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डी वाई भी चेंज होगा, और अगर जेड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि डी जेड जो है, डी जेड की वैल्यू वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये कैसे चेंज कर रहे हैं हम। अगर हम इसको चेंज करने लगे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, मैंने लिख दिया इफ, ये देखें जी, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया इफ x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर और z इज इक्वल टू टी क्यूब फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। अच्छा ये चीज़ एक याद रखिएगा कि अगर तीनों में चेंज आ रहा हो तो हम इसको t में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास लिमिट होती है वो 0 से 1 होती है। ये तो हम लोगों को पहले का पता है कि जब हम मतलब तीनों पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसको हम t में कन्वर्ट कर देते हैं, और टी में कन्वर्ट करके 0 से 1 लिमिट रख देते हैं। इस तरीके से हम लोगों की जो लिमिट होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है, इजीली इंटीग्रेशन कर ली जाती है। तो क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू टी है तो dx जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो dt के इक्वल आ जाएगा। जब dy का डेरिवेटिव लोगे तो 2t dt। ये कैसे आया कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर है तो इसका मतलब पावर पहले पावर में एक कमी आ जाती है, और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी जेड इज इक्वल टू 3t² dt। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जहाँ x था वहाँ x, जहाँ dx था वहाँ dt, फिर जी जहाँ y था वहाँ t², जहाँ z था वहाँ t क्यूब, और ये सारे चेंज करने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है ना, ये कुछ इस तरीके से आई है। ये वाली फाइनल इक्वेशन देख लें आप सिंप्लीफाई करके, ये आई है। अब जब ये इक्वेशन हमारी आ गई, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अच्छा आप इंटीग्रेशन ना पूरी वैल्यू को भी कर सकते हो, डी टी बाहर बनाओ, डी टी बाहर लिखो, और इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है ना वो इजी होती है एज़ कम्पेयर टू इसे। लेकिन मैंने आपको जो है कांस्टेंट बाहर ले गई, अंदर क्या है t² dt। तो जब इंटीग्रेशन लेने लगते हैं ये इसको अलग कर दिया, -28 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा t की पावर 6 dt प्लस 60 कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा t की पावर 9 dt, और t 0 से 1 t 0 से 1 t 0 मतलब ये लिमिट है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है कांस्टेंट बाहर था तो इसका मतलब जब इंटीग्रेशन लोगे तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि पावर में एक प्लस कर देते हैं, और जो नंबर बनता है ना ऊपर मतलब 2 + 1 क्या बन रहा है 3, तो नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे। सेम ये t की पावर 6 है तो t 6 + 1 7 बनेगा, तो नीचे भी 7 से डिवाइड कर देंगे। और t 9 + 1 क्या है 10, तो 10 को डिवाइड कर देंगे इससे, और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। ठीक है, जब इंटीग्रेशन को इसमें चेंज लगाया जाता है 0 से 1 तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो होती है ना उस तरीके से उसको लिखा जाता है। जब हम इसको लिख लेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, हम लोगों ने कांस्टेंट फिर बाहर ले जाना, मतलब 9/3 कर लो, 28/7 कर लो, 60/10 कर लो। जब इसको हम करेंगे तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे बाहर वाली टर्म्स की, और अंदर लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने से आंसर 1 1 1 नहीं आएगा, क्योंकि जब 0 पुट करोगे तो जो है वो 0 ही रहेगा, तो हम ये 1 1 1 रह जाएगा। तो पीछे हमारे पास जब हम 3 1 3 3 3 9 ये कटिंग कर दी, 7 1 7 7 4 28 और 10 1 10 10 6 60। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज आई हैं वो 3 × 1 -4 × 1 + 6 × 1। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर 5 आ जाएगा। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था लाइन इंटीग्रल का, इसका ए पार्ट। अब हम इसका जो बी पार्ट है उस पर मूव कर रहे हैं। बी पार्ट भी जो है, बी पार्ट में वो जो है ना चेंज लेके आता है। वो कहता है कि 0 जो है चेंज हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, एक्स वाली टर्म, वाई भी 0 है जेड भी 0 है, तो वाई 0 रख लिया। जब इसका डेरिवेटिव लोगे, जब वाई जेड 0 था तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, जब जेड 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स में कोई चेंज, एक्स में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब हम एक्स के लिमिट 0 से 1 लगाएंगे, और जो हमारे पास a.cr बनाया था हमने उस सब को चेंज कर दोगे, मतलब एक्स की जगह एक्स लिख दोगे खाली, और y की जगह 0 और z की जगह भी 0, और dy की जगह भी 0, dz की जगह। जब हम उसमें पुट करेंगे तो जब हमारे पास फाइनल मल्टीप्लाई करने से आएगी वो ये वाली इक्वेशन इस तरीके से कुछ आएगी। तो 3x² dx रह जाएगा।
अब जब हम इसकी लिमिट मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद 3 को बाहर कांस्टेंट ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर है तो 2 की पावर में +1 कर दो तो 3 बन जाएगा। 2 + 1 डिवाइड बाई 3 मतलब जिस पे आप जो प्लस कर रहे होते हो और जो वैल्यू बन रही होती है उसी से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। और जो लिमिट है वो 0 से 1 है। अच्छा, ये कुछ बच्चों ने मतलब कुछ बच्चों की ये भी हो सकती है कि कांस्टेंट सी जब इंटीग्रेशन की जाती है तो कांस्टेंट सी लगाया जाता है, लेकिन ये आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ा होगा कि जब हम लिमिट बता दी जाती है ना कि 0 से 1 तक जाना है, 0 से 2 तक जाना है या 3 to 4 जाना है, तो फिर हम कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते, प्लस सी फिर नहीं लिखा जाता, अदरवाइज लिखा जाएगा। लेकिन अगर लिमिट दे देता है मतलब 0 से 1 कोई भी वैल्यू दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखनी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 3 है नीचे, ये भी 3 है, ये बाहर चल जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1। क्या एक दफ़ा x की जगह 1 एक दफ़ा लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर लिया, ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया। ये था हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है वो कहता है 1 जो है वो 1 नहीं है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, 0 चेंज हो रहा है और एक्स जेड जो है वो 0 मतलब y चेंज हो रहा है, y वेरी कर रहा है और जो z की वैल्यू है वो 0 है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 है, इधर भी और इधर भी चेंज कुछ नहीं हो रहा, 1 है। लेकिन जब हम किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 आ जाता है। नेक्स्ट, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको आपने लिखना नहीं है कि y का वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। और dy की वैल्यू मतलब हम लिखेंगे क्वेश्चन सारा किस में कन्वर्ट करेंगे, y में, और z भी 0 है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। नेक्स्ट पेज पे जो है इसकी फाइनल जो हमारे पास क्या है इसकी वो सिंपल सॉल्व किया गया है। तो मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या किया 1 लिख दिया, जहाँ जहाँ डी x लिखना था वहाँ 0 लिख दिया, जहाँ y लिखना था वहाँ y लिखना है, ठीक है। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो ये चीज़ याद रखना कि जब हम क्वेश्चन को सारे को कन्वर्ट मतलब सिर्फ चेंज किस में आ रहा है y में, तो इसका मतलब जो लिमिट लगाई जाएगी ये देखें, जो लिमिट लगाई जा रही है वो भी 0, y 0 से 1 तक जा रही है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 0 होगा। सिंप्लीफाई करके देखना, सेम वही है जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया ना, सेम उस तरीके से इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या है जी, जो हमारे पास लास्ट है, x भी 1 है, y भी 1 है और z जो है वह वेरी कर रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, x 1 रखा तो इसका डेरिवेटिव 0, y 1 रखा इसका डेरिवेटिव 0, तो z हमारा जो है चेंज कर रहा है, मतलब अपने आप को उसकी वैल्यू 0 से 1 पे जा रही है। तो सारा क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि z में ले जाएं। जब ये सारा z में चल जाएगा तो 20 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। फिर 0 से 1 z स्क्वायर dz, तो हम क्या करेंगे z 2 + 1 3 और 2 + 1 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 2 + 1 है इसको 3 है, 20/3 बाहर चल जाएगा और अंदर इसकी जो है ना सिर्फ वैल्यूज पुट करने वाली है, जो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब तो 1 आ गया। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखें जी, आंसर जो हमारा फाइनल आया वो है जी 20/3। ये था जी हमारा पार्ट बी। अब हम जो है पार्ट सी की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट सी में वो क्या कहता है, पार्ट सी में सिंपल उसने 0 से 1 पे जा रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। वेरी करने का मतलब है कि इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, अब उसने कोई कंडीशन नहीं बताई तो इसका मतलब यह है कि हम इन सारे एक्स वाई जेड को ना सिंपल मतलब किसी एक टर्म में चेंज करेंगे। तो हम एक्स को भी लेट करेंगे टी, डी एक्स को डी टी, वाई को लेट करेंगे टी और डी वाई को डी टी, क्योंकि जब डेरिवेटिव लोगे वाई का तो डी वाई इज इक्वल टू डी टी, जेड की वैल्यू क्या है वो भी टी है तो इसको डी जेड इज इक्वल टू डी टी कर देंगे। लास्ट पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ए डॉट डी आर हम लोगों ने लिया था इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ भी टी और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ मतलब सब में जो है ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ तक जो है ना सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन थी उसको अलग किया था, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट की है। जब हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं तो ये डी टी और ये इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 6t पता चल रहा है कि इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2 तो 6/2 और टी स्क्वायर बन जाएगा, -11t³ डिवाइड बाई 3 + 20t4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये पता ही साथ ही मतलब हम देख के पता लग रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने इसकी पावर जो होती है उसमें एक प्लस करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है।
दोबारा सुन लें कि जो इसकी पावर होती है टी की पावर अगर 1 है तो इसमें प्लस करते हैं 1, तो जो जो पूरी पावर होती है 1 + 1 उसको इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देख लें नीचे भी 2, इसकी पावर भी 2, इधर क्या है 2 + 1 3, तो ऊपर भी 3 पावर 3 आ गई, नीचे भी 3 आ गया। और जो लास्ट है वो 0, मतलब पूरे पे लगाइए। अगर मैंने पूरे पे वो इंटीग्रेशन किया तो मैंने कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन होती है, और 0 से 1। अच्छा, ये जो है अगर हमारे पास लिमिट 0 और 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू पहले पुट की जाती है माइनस सेकेंड वैल्यू पुट की जाती है। ये तो आपको इंटर लेवल पे पता होगा, मतलब ये हमने चीज़ें समझी हुई हैं कि अगर 1 पहले आ जाए पावर तो माइनस कर दो, मतलब पहले फर्स्ट ऊपर लिमिट होती है, माइनस लोअर लिमिट होती है, इस तरीके से होता है। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो यही आएगा ना, सिंपल सी बात है। टी 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही, 1 का क्यूब लो तो 1 ही आएगा, और 1 का पावर 4 भी ले लो तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको इस तरीके से लिख लो, और फिर माइनस करो, जब 0 करोगे तो सारी वैल्यू 0 ही रहेगी, इसका मतलब हमने उसको लिखना ही नहीं। ये सिर्फ तब होगा जब हमारे पास 0 से 1 तक जाएगी। फिर हमने क्या किया, इसको सिंपल कटिंग की, जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही थी उसको कैंसिल किया, और जो लास्ट पे हमारे पास इस तरीके से एलसीएम लिया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ गया 13/3। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।